जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास अब जीएस से हटकर और ऑप्शनल से हटकर ऐसे की तरफ पहुंच गई है और आज हमारा पहला लेक्चर इस संदर्भ में होगा कि ऐसे को कैसे लिखा जाए, खास करके तब जब बीपीएससी ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। सो इसके पहले हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि इसके पहले ये पैटर्न रहा होगा बीपीएससी में ऐसे के पूछे जाने का। हालांकि यूपीएससी की परीक्षा में इसको बार बार दिया जाता है और एक अच्छा खासा वेटेज होता है इसका 250 नंबर का। बीपीएससी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसको 300 नंबर का वेटेज दिया है और इसको एक तरह से ऑप्शनल का दर्जा दिया है। सो बेसिकली बीपीएससी हैज़ अंडरमाइंड द वेटेज ऑफ ऑप्शनल पेपर और इसको उसने 300 नंबर का वेटेज दिया है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इसके पहले ऑप्शनल की वजह से बहुत सारे लड़के जो है वो जो टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, मैथमेटिक्स के थे या इंजीनियरिंग के थे, उनके मार्क्स बहुत आ जाते थे और ओवरऑल मार्किंग पैटर्न की वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता था। और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे खास करके हिस्ट्री में और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एवरेज मार्किंग होती थी और इसकी वजह से मेंस में ऑप्शनल में मार्क्स कम आते थे और उनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से छूट जाता था। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट का या वो सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसका कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई यूज होता होगा। और जनरल स्टडीज़ का उपयोग है, बिकॉज़ आपको सारी चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए, छोटा मोटा आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो ये एक चीज़ हो जाती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि आज जो हमारा पहला टॉपिक जो हमने उठाया है, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे, उसको लिखेंगे बीपीएससी ऐसे। बीपीएससी ऐसे बीपीएससी ऐसे लिखने का मेरा मतलब ये है कि ये ऐसे स्पेसिफिकली बीपीएससी को कैटर करता है, बीपीएससी की डिमांड्स को कैटर करता है। क्योंकि जब हम ऐसे की बात करते हैं तो बहुत तरह के एसेज लिखे जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल एसेज लिखे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिखे जाते हैं, एनालिटिकल लिखे जाते हैं, बट वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे जाते हैं। वो कॉलम के जैसे भी लिखे जा सकते हैं, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते हैं कॉलम्स, वो भी एक तरह के ऐसे ही होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो सारी चीज़ें, सारी बातें की जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि ऐसे में बहुत सारे जो आर्टिकल्स आते हैं, खासकर द हिंदू में या द इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे सब हेडिंग्स भी दिए रहते हैं। और हिंदुस्तान या दैनिक जागरण के अगर आप देखेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें नहीं दी रहती हैं, सब हेडिंग्स जनरली वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटोरियल एसेज जो आते हैं उसमें आप एक पैटर्न देख सकते हैं। सो वो तो हो गया जैसे वो न्यूज़पेपर में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। लेकिन जब हमको स्पेसिफिकली बीपीएससी की बात करनी है, हम यूपीएससी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो पब्लिक है, वो जो एस्पिरेंट्स हैं, वो थोड़े से डिफरेंट मोड ऑफ प्रिपरेशन जोन में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर उनमें जो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट पीसीएस से ज़्यादा रहती है। हालांकि स्टेट पीसीएस में ज़्यादा कंपटीशन है कंपेयर टू दिस यूपीएससी थिंग। मैंने कई बार देखा है ऐसा कि यूपीएससी के बच्चे स्टेट पीसीएस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और वो इजीली यूपीएससी को क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि यूपीएससी का पेपर डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है। खैर, अगर हम देखें बीपीएससी ऐसे को, तो देखो इसको पहली बार इसने इंट्रोड्यूस किया है और अतुल प्रसाद जी जो कि चेयरमैन हैं अभी आज के डेट में, उन्होंने कहा था कि इस पेपर को हम कुछ तो ऐसा करेंगे ताकि जो ऑप्शनल का जो गड़बड़ झाला हो रहा है स्केलिंग वगैरह को लेके, ये ख़त्म हो जाएगी। सो इसके रिलेटेड बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें इन्हें डिटेल बताया कि जीएस का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और एसए का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो इस संदर्भ में सबसे पहली जो बात होगी वो सिलेबस और पैटर्न की बात होगी। सो अगर हम बात करें सिलेबस की, सो इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसको इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया है, इसको कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है।
डिफाइन नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो भी चीज़ करंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक हो गई या जो भी चीज़ जिस पे आज के डेट में गवर्नेंस के लिए, जो आज के डेट में पब्लिक गुड के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो भी रेलेवेंट होगा वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एसे और इन द फॉर्म ऑफ फिलोसफिकल एसे। सो ये क्या एसेज हैं इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पैटर्न का आता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा। सो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात की गई है, बीपीएससी के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन बीपीएससी के द्वारा दिया गया वो ये कि ये जो पेपर होगा, ये पेपर बेसिकली 300 नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा और 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन आई। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आई कि इस पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी। सो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वो इसको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 भी कर दें। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन नोमेनक्लेचर दे विल डिसाइड इट। बट यहाँ पे अगर देखें इसको तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया कि सेक्शन ए में आपको केवल एक सवाल बनाना होगा, ओनली 1 क्वेश्चन। ओके, और बेसिकली होगा ये कि आपको ये एक क्वेश्चन जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, 1, 2, 3 से ज़्यादा भी दे सकता है वो। लेकिन मान के चलिए कि कम से कम 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे यहाँ पे। इनमें से किसी एक पे आपको लिखना होगा, आप किसी एक पे लिख सकते हैं। और इसमें वर्ड लिमिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सिमिलरली यहाँ पे 100 मार्क्स का प्रश्न होगा और ये 1, 2 और 3 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और सेक्शन सी में भी 100 मार्क्स का प्रश्न होगा जिसमें आपको 1, 2, 3, कब इसमें ज़्यादा भी मिल सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने इसका नेचर जो है, पैटर्न का जो एग्जैक्ट पेपर है, मॉडल पेपर तो कोई उन्होंने दिया नहीं है। इवन जीएस में भी जो उन्होंने अभी, अगर आप बात देखोगे कि जीएस के पेपर पैटर्न में भी कुछ चेंजेस की बात की गई है। तो पहला पेपर जो बोलते हैं कि कई सारे प्रश्न रहेंगे शॉर्ट आंसर्स में, तो कितने प्रश्न रहेंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। सिमिलरली यहाँ भी चर्चा नहीं की गई कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे एक सेक्शन में जिसमें से हमको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, देखते हैं इसको आगे। अब इसमें एक छोटी सी बात ये हो जाती है कि इसमें सपोज मैं इसमें मैंने ऊपर वाले में पहला लिया, दूसरे वाले में दूसरा लिया और तीसरे वाले में मैं तीसरा ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो, क्योंकि एक ही सिलेक्ट करना है, एक ही पे लिखना है। अब मुझे जानना है कि सर नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने लिखूंगा मैं 100 मार्क्स के लिए। तो एक इनमें तो कुछ दिया नहीं है और बीपीएससी के जीएस पेपर में भी कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस आता नहीं है कि इतने शब्दों में लिखना है आपको। बट एक जनरल देखो कि यूपीएससी जो है 250 नंबर का जो उसका ऐसे का पेपर होता है, वो कहता है कि आपको 1250 के 2 ऐसे लिखने हैं। तो टोटल वो जो है 1250 के 2 ऐसे लिखवाता है यूपीएससी, और ये टोटल 2500 का 250 नंबर लिखवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, उसका 10 टाइम्स आपको वर्ड लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 100 है तो आपको जो नियर अराउंड वर्ड के लिमिट होगा वो 1000 होगा। आप 1000 से 50 ऊपर 50 नीचे जा सकते हैं, बट आपको एक 1000 तो मान के चलना पड़ेगा कि 1000 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन जो और इन्होंने दी है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में अगर आप देखें तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में इन्होंने कहा है कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और फिलोसॉफिकल हो सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव या फिलोसॉफिकल। अब ये ऑब्जेक्टिव और फिलोसॉफिकल क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया। सो ये चीज़ हो सकती है कि आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये चीज़ देखने को मिले कि एक ऑब्जेक्टिव ऐसे मिले और एक फिलोसॉफिकल ऐसे मिले। बेसिकली ऑब्जेक्टिव और फिलोसॉफिकल कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव ऐसे कि जहाँ तक अगर बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव ऐसे जनरली किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफ़र करता है, इंडिविजुअल को रेफ़र नहीं करता है। अगर आप देखोगे इसको तो ऑब्जेक्टिव जो होगा हमेशा सोसाइटी को या सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, ट्रांसजेंडर्स एट्सेट्रा, और इससे रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, फिर नेशन, स्टेट और इनसे रिलेटेड इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, सो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बेसिस के क्वेश्चंस बनते हैं।
और फिलोसॉफिकल तो जनरली ये फिलोसफी के जो टॉपिक्स होते हैं, कोई फ्रेज दे दिया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सो इस केस में ये इंडिविजुअल लेवल पे भी जाता है, क्योंकि अगर वो अगर ये प्रश्न देता है वो कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राइट एन ऐसे ऑन दिस, तो आपको ऑनेस्टी तो इंडिविजुअल की भी होती है, मोरालिटी इंडिविजुअल की भी होती है, सोसाइटी की भी होती है। सो इस हिसाब से अगर आप देखो तो इसमें ये बस अंतर ये होता है कि ये सारे टॉपिक्स के अलावा एक इंडिविजुअल वाला भी इसमें ऐड हो जाता है। प्लस ज़्यादातर करके ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डायरेक्ट फॉर्म में रहता है। अगर कोई टॉपिक दिया होगा तो वो डायरेक्ट दिया होगा। फॉर एग्जांपल कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, मान के चलो छोटा सा टॉपिक है, डायरेक्ट है, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। एक पट उसमें भी अगर अंदर जाएगा, थोड़ा सा और डीप जाएगा, तो कहेगा कि कंडीशन ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया, सो लेबर लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। सो इस तरह से वो अलग अलग वेज में जाते जाएगा। चिल्ड्रन पे भी आएगा तो चाइल्ड लेबर पे पूछ सकता है वो, एल्डरली पे तो एल्डरली केयर पे पूछ सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो बॉर्डर सिक्योरिटी पे, डिफेंस वगैरह पे पूछ सकता है। अभी जो रसिया यूक्रेन पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इस पर भी एक काफ़ी अच्छा ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन एंड और डिफरेंट रेलेवेंस ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो इसके ऊपर भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आज का जो करंट सिनारियो अगर हम देखें सो इसके ऊपर अगर हम बात करें। फिलॉसफी में भी यही चीज़ बन सकता है, क्या वॉर के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है फिलॉसफी में, कि क्या वॉर एक लीगल वेपन है या जायज़ है आज के डेट में। सिमिलरली अभी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर भी फिलोसफिकल में थोड़ा बहुत दे सकता है। बट जनरली आपको देखना ये होगा कि आप यूपीएससी ने अभी तक जो प्रश्न पूछे हैं उनको एक बार कवर कर लेंगे, उनको देख लेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चीज़ छूटेगा, आसानी से कवर हो जाता है, क्योंकि एक बार पैटर्न पता चलेगा कि ऐसे लिखना कैसे है। सो सब्जेक्ट मटेरियल तो आपके पास होता ही है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध हैं, उनको यूज़ करें और धीरे धीरे आपको लिखना का प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें आती आएंगी। ठीक है, सो ये चीज़ तो हमने देख लिया। अब सवाल उठता है कि कितना टाइम चाहिए सर इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्या 2-3 महीने में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप अभी तक जो ऑप्शनल को ये मान के चल रहे थे कि ऑप्शनल से बहुत ज़्यादा गेम होने वाला है, तो ऑप्शनल का गेम ही ख़त्म कर दिया उसने। लेकिन इतना बड़ा गेम कर दिया इसमें कि आप समझ नहीं पाएंगे। आप इस ऑप्शनल में आप फेल हो सकते हैं। पहले यार ऐसा नहीं था, पहले आप फेल नहीं होते, क्योंकि एनी हाउ आप कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो कुछ लिखेंगे और इसकी वजह से आपको मार्क्स मिलते थे। लेकिन अब तो अगर आपने 40 से कम लाया तो आप गए, 40% से कम लाए तो आप गए जनरल कैटेगरी में, है कि नहीं? सो अब तो ये क्वालिफाइंग कर दिया। क्वालिफाइंग मतलब यू कैन फेल इन दिस, यू हैव टू क्वालिफाई। और ये अभी जो देखो इसमें दोनों तरह का खेल होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर अभी तो ह्यूमैनिटी वालों का जलवा हो जाएगा, उनको सब चीज़, ऐसी बात नहीं है। आप देखो प्रश्न उठा के ऑब्जेक्टिव के, ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री के प्रश्न आप गलत करोगे, ईजी क्वेश्चन गलत करोगे, ज्योग्राफी के ईजी क्वेश्चन गलत करोगे, मैथ के क्वेश्चन तो चलो सॉल्व करोगे तो उसका कुछ आंसर आएगा, बट इन सब चीज़ों में तो कुछ है नहीं। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, क्लियर है कि नहीं? सो ऑप्शनल पे अभी भी आपको उतना ही टाइम देना है, लेकिन अब ऐसे पे भी आपको समय देना पड़ेगा। आप मान के चलो जितना समय आप ऑप्शनल पे देते हो उतना ही ऐसे पे दो। इसका कारण समझो। अब देखो जीएस के पेपर वन में, जीएस के पेपर वन में 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, और इन 3 सब्जेक्ट को मिला के वो 300 नंबर लेता है। इसके अलावा जीएस के पेपर 2 में भी अगर देखो तो वहाँ पे करीब करीब 5 3 2 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे 300 नंबर आता है। और यहाँ ऐसे मात्र 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है, 3 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन तो ज़्यादा होता है ना, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं जीएस पेपर वन में, तो ये मान के चलो कि 3 पेपर हैं तो कितना आपसे पूछेगा? 3 सेक्शन 1 में पूछता है, 3 सेक्शन 2 में पूछता है और 2 सेक्शन 3 में पूछता है, तो 3 3 6 2 8, टोटल 8 प्रश्न आपको यहाँ पूछेगा, 8 प्रश्न यहाँ पूछेगा। लेकिन यहाँ तो केवल 3 प्रश्न पूछ रहा है ना, तो देखो कि इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कितना वेटेज इसका बढ़ गया है। इसलिए ऐसे पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो एक चीज़ हमने क्लियर कर दी कि इसमें क्या चीज़ पूछा जा सकता है। अच्छा, सेक्शन सी के बारे में बात करना ज़रूरी है। ये जो सेक्शन सी है इसके बारे में क्लियरली कहा गया है कि ये बिहार स्पेशल होगा, बिहार स्पेशल होगा। अब बिहार स्पेशल में कुछ भी हो सकता है, बिहार स्पेशल में ये आइटम्स, फ्रेजेज नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, बिहार स्पेशल में ये कुछ भी हो सकता है।
देखो सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी जो है ये बिहार स्पेशल है, और बिहार स्पेशल में क्या हो सकता है, जैसे बिहार में जो भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, इनके ऊपर जैसे छठ का पर्व है तो इसके ऊपर हो सकता है, या जो लोकगीत हैं, सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स जिनको कहते हैं, फोक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, फोक स्टोरीज़, है कि नहीं, चैता लोग गाते हैं, बिरहा लोग गाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे जो भी कल्चरल एस्पेक्ट है, इसका कल्चर से जो एस्पेक्ट है, फॉर एग्जांपल जो डांस है, डिफरेंट तरह के डांसेस जो बिहार में होते हैं, सो इससे रिलेटेड भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स तो उन्होंने खुद ही दिया था कि, और कुछ फ्रेजेस जो जनरल कहावतें, जो लोकोक्तियाँ वगैरह, जो आइडम्स वगैरह अगर देखो आप, अगर फ्रेजेस में बात करो तो ये क्या हो सकते हैं, ये तो हमके ऐसा तो आइडिया है नहीं कि वो क्या पूछेगा, बट जो उसने बेसिक जानकारी दी है, क्योंकि इसके ऊपर तो कभी पूछा है नहीं कि इसके बारे में हम बता सकें कि भाई ये सेट ऑफ रहेगा, बट एक अपना गेस, और भी जितने एक्सपर्ट लोग बात कर रहे हैं, जो चीज़ें जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो उन चीज़ों को देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ें भैया आएंगी और आप इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए तैयार रहें। बाकी एक चीज़ मैं बार बार कहूँगा कि अगर आपको ऐसे लिखना आ गया, उसको स्ट्रक्चरिंग करना आ गया, तो उसके बाद ये सब कंटेंट बिल्डिंग है, और कंटेंट बिल्डिंग आप खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप रेगुलर रहें थोड़ा सा क्लास में, जो भी चीज़ें बताई जाएँ, ठीक है। चलिए देखिए आगे अगर आप देखें, सो सबसे पहले जो हमारा जो मुझे ऐसा लगता है कि मेजर कंसर्न जो मेरा हमेशा रहता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ऐसे में पार्ट कितने होते हैं, आपको लिखना कैसे होता है। तो आपने जीएस में क्या जाना है, जीएस में आपने जाना है कि जीएस में भाई एक इंट्रो होता है, दूसरी बॉडी होती है, तीसरा जो होता है वो कंक्लूजन होता है, और एक वे फॉरवर्ड होता है। कई बार होता ये है कि कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड दोनों कंबाइंडली लिख लिया जाता है, लेकिन कंक्लूजन जो होता है वो एक तरह से एक एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकता है, और वे फॉरवर्ड जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट बताता है। ऐसे के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ये कि ऐसे में भी सिमिलरली आपको इंट्रो लिखना पड़ता है, और इंट्रो के बाद आप बॉडी पे बात करते हो, जो मेन क्रक्स है जो ऐसे का। इसके बाद यहाँ पे एक समरी आता है, समरी। सो ये समरी कंक्लूजन, आप कंक्लूड नहीं करते हो, आप समराइज़ करते हो चीज़ों को। बताऊंगा कि क्यों करते हैं। अच्छा, ये इसके बाद आप लिखते हैं एक वे फॉरवर्ड, क्योंकि आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं। अब देखिए इंट्रो में तो बेसिकली आप बताते हैं कि ऐसे को आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, किस टॉपिक से आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे को। आप इंट्रो से ऐसे के टॉपिक को कनेक्ट करते हैं, और एक तरह से अगर आप ऐसे समझो, अगर ये रनवे है और ये आपका प्लेन है, आप अपने प्लेन को बेसिकली क्या करते हो, प्लेन को रनवे पे दौड़ाते हो, और धीरे धीरे दौड़ाते हो उसको, ये प्लेन है, और आप चाहते हो क्या कि आपका प्लेन ऐसे ऐसे का टॉपिक यहाँ है, तो यहाँ आपको तो पहुँचना पड़ेगा। आप डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, हेलीकॉप्टर का यूज़ नहीं करोगे, हेलीकॉप्टर का यूज़ करने में बहुत खतरा हो सकता है, वहाँ नहीं जाके कहीं और चला गया। आप इसको आराम से अपने उस पर एक रनवे पे दौड़ाते हो, दौड़ा के इस टॉपिक तक पहुँचते हो, और फिर उसको साथ प्ले करते हो जितना देर आपको रहना है, फिर उसके बाद आराम से एक स्मूथ लैंडिंग देते हो। ठीक है, ये ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए। कभी भी ट्रैजेक्टरी ऐसी नहीं होनी चाहिए एक उठे और धड़ाक से गिर गए, ऐसा नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अचानक से कंक्लूड कर दें, आप अचानक से डायरेक्ट ऐसे के सारे डायमेंशंस को लिखना शुरू कर दें। आपको पहले एक इंट्रो लिखना होता है, और इंट्रो में एक अच्छा इंट्रो लिखना होता है, और इंट्रो में क्या चीज़ें आएंगी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब इंट्रो के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए समझिए कि इंट्रो में जनरली हम किसी कोट से स्टार्ट करते हैं, या किसी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टोरी फिक्शनल भी हो सकती है,
या एनेक्डोट भी हो सकता है। अब फिक्शनल स्टोरी क्या होगी, मेरे मन की कहानी है, एक सीता थी एक गीता थी, अगर वीमेन पे आया तो। एनेक्डोट क्या हो सकता है कि मैं बात करूं रियल स्टोरी की, रियल इंसिडेंट्स की, इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सरोजिनी नायडू के बारे में बात कर रहा हूं, अगर वीमेन इशू पे आता है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बॉडी में डायरेक्ट अब मुझे इसको देखना पड़ेगा कि ऐसे में मेरा टॉपिक क्या है, और क्या मैं इंट्रो के बाद बॉडी में जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को कवर किया है, कोई भी पॉइंट छूटना, कोई भी डायमेंशन छूटना नहीं चाहिए, एटलीस्ट 8 डायमेंशन तो मुझे कवर करने होंगे। इसके बाद समरी में मैं देखूंगा कि मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं अलग अलग पैराग्राफ में, सो इन सारी चीज़ों को मैं एक पैराग्राफ में ला दूँ, ताकि जब मेरा जो इवेलुएटर है जब कॉपी चेक कर रहा है, सो वो इंट्रो से बॉडी पढ़ते पढ़ते 3-4 पेज पढ़ के थक चुका है, उसको पता नहीं था कि पहले 2 पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है। तो जैसे ही वो समरी पढ़ेगा उसको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि अच्छा ये चीज़ें तो इसने लिखी हुई हैं, और इसके बेसिस पे वो अपना एक माइंडसेट बनाएगा कि हाँ इसको मार्क्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड एक कंक्लूसिव एक ऑप्टिमिस्टिक वे में आपको चीज़ों को छोड़नी होती हैं और आपको स्मूथली लैंड करना होता है। अब देखो इसको, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, इसको देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए खास करके, कि एग्ज़ाम में आपके साथ होने क्या वाला है। एग्ज़ाम में सर आपको एक ऐसा पेज मिलेगा, ठीक है, ऐसे पेज में ये इतना बड़ा रहता है ऐसे, और आपके पास लिखने का जो स्पेस होता है यहाँ पे पेज नंबर डाला होता है, मान लो यहाँ पेज नंबर 1 डाला गया, तो आपके पास लिखने का स्पेस जो होता है वो यहाँ से लेके और यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। सो मान लो ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। अब पेज नंबर 1 में सबसे पहले क्या करोगे, सेक्शन लिखोगे कि सेक्शन फलाना सेक्शन, सेक्शन ए, इसका हेडिंग जो होगा वो हेडिंग दोगे कि भाई ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया लिखने के लिए। अगर कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो एक तुम्हारा कोट आएगा यहाँ तक, और इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखना शुरू करोगे, और फर्स्ट पैराग्राफ हो सकता है कि इस पेज पे ख़त्म हो सकता है ना ख़त्म हो सकता है कि सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाए। बेस करता है किस पे, आपके हैंड राइटिंग पे, कि आप कितना छोटा कितना बड़ा अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो, स्पेसिंग कितना रखते हो 2 लाइन और 2 वर्ड्स के बीच में। सो अगर आप देखो तो इसके बाद जब आपका नेक्स्ट पेज मिलता है, सो नेक्स्ट पेज आपका ये कंप्लीट सेम पेज रहता है, उसके जस्ट अपोजिट में, ठीक है, सेम रहता है, और यहाँ पेज नंबर लिखा रहता है। अब यहाँ पे आपको सेक्शन नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको वो इंट्रो का कोड नहीं लिखना है, तो आपको पूरा स्पेस मिलता है, आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हो और यहाँ तक जा सकते हो। तो मान लो यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ लिखा, और यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ लिखा, और यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया था कहीं, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा 1000 वर्ड्स जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए हमको पता करना ये पड़ेगा कि एक पेज में हम कितने वर्ड्स लिखते हैं, हमारी हैंड राइटिंग के हिसाब से एक पेज में कितने वर्ड्स लिखते हैं। तो देखो ज़रा, अगर एक पैरा की बात करो, एक पैरा की बात करो 1 पैरा, तो एक पैरा में 50 से लेके 100 वर्ड्स हो सकते हैं। किसी को मन करे कि नहीं मैं जस्टिस दीपक मिश्रा की तरह या मतलब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की तरह लिखना पसंद करता हूँ, तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं बनाएगा, वो बड़े बड़े मतलब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेगा, वो कॉमा लगा के, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीज़ों को लगा के बड़े बड़े सेंटेंस। तो भी अगर पैरा को अगर देखो तो वो 100 वर्ड्स में उससे ज़्यादा अगर पैराग्राफ होता है तो फिर वो काफ़ी लेंदी पैराग्राफ माना जाता है, और वो मार्क्स थोड़े से कटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि फिर वो लाइन पढ़ते पढ़ते इंसान भूल जाता है कि ये पैराग्राफ आखिर किसके बारे में था। 2-3 चीज़ों को मिला के अगर एक पैराग्राफ 2-3 एस्पेक्ट को मिला के, डायमेंशन को मिला के अगर लिखोगे तो वो भी नहीं समझ में आएगा उसको, कि जो एग्जामिनर है उनको, कि ये आखिर पैराग्राफ पर्टिकुलरली किसके बारे में। सो कई सारे डायमेंशंस एक ही पैराग्राफ में लिखना है, ये समरी के लिए एडवाइजेबल होता है, एसएस बॉडी के लिए नहीं एडवाइज। सो अगर 50 से 100 वर्ड मान के चलो तो ये पेज में एट मैक्स आपके 100 वर्ड्स रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा आपके वर्ड्स नहीं रहने वाले हैं। और यहाँ पे अगर 3 पैराग्राफ मान के चलो 50-50 वर्ड के, तो वो 150 से ज़्यादा वर्ड्स आपको इस पेज में नहीं मिलने वाले हैं, एट मैक्स मिलेंगे तो 175 मिलेंगे, ठीक है। तो मैं मिनिमम साइड पे करता हूँ कि मोटा मोटा कोई लिखता होगा और बीच में काफ़ी स्पेस डालता होगा। तो अगर इस हिसाब से देखो तो 150, और एक और अगर 150 यहाँ पे हो, एक पेज यहाँ पे हो, और एक पेज यहाँ पे हो, और एक पेज यहाँ पे हो, एक पेज यहाँ पे हो, सो ये 150-75, ये भी मान लो ये भी 150 होगा, ये भी 150 होगा, ये भी 150 होगा,
ये भी 150 होगा, है कि नहीं, और ये भी 150 होगा। सो अब ज़रा काउंट कर लो कि कितने वर्ड्स हो गए यहाँ पे। 150 और 150, 300, 300 600 और 300 900 और ये एक, यानी टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो आपको लिखने हैं वो 7 है। और अगर एक पेज में अगर आप 2 पैरा लिखते हो, सो पैराग्राफ, पैराग्राफ अगर एक पेज में 2 लिखते हो तो 7 पेज में, तो ये तो 6 पेज हुए। ये स्टार्ट लास्ट के 6 पेज में अगर 2 पैरा लिखोगे तो 6 दूना 12 और एक 13 पैराग्राफ। सो मिनिमम आपको 13 पैराग्राफ लिखने होंगे। और मैक्सिमम अगर आप 3 लिखते हो तो 3 लिखोगे तो 6 3 18 और एक 19। सो मान के चलो कि 20 पैराग्राफ, 19 या 20 पैराग्राफ एट मैक्स आप लिख सकते हो। इससे ज़्यादा आप नहीं लिख पाओगे। अगर आप लिखोगे तो आप कहीं ना कहीं किसी तीसरे क्वेश्चन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे, क्योंकि आपको 3 ऐसे लिखना है। और आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो ज़रा इसको एक बार और फिर से समझो टाइम को, कि टाइम आपका बेसिकली जा कहाँ रहा है। देखो टाइम को समझो, टाइम। जैसे ही मेरे हाथ में पेपर मिलता है तो सबसे पहले मैं पेपर को क्या करता हूँ, माता सरस्वती को याद करता हूँ, गुरुजनों को याद करता हूँ, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मैं लिखूँ और मैं पास कर जाऊँ इस परीक्षा को। इसके बाद मैं उस पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फिर से पढ़ता हूँ, पेपर को चेक करता हूँ खोलने के बाद कि भाई पेपर में ये चीज़ आया है, क्योंकि उसके पहले खोलना भी अलाउड नहीं रहता है। सो वो सारे पेपर्स को खोल के चेक करते हैं कि भाई ये चीज़ आया है इसमें और उसको लिखना है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके 5 मिनट सारे प्रश्न पढ़ने में मान लो निकल गए। इसके बाद आपको अटेंडेंस वगैरह लिखना होता है, और इसके अलावा अटेंडेंस के अलावा अगर आप देखोगे तो आपका जो फ्रंट शीट होता है, उस फ्रंट शीट पे आपकी कॉपी का पहला पेज जो होता है फ्रंट का, उस पर एक बॉक्स यहाँ पे बना होगा, और उस बॉक्स में ऐसे खांचा होगा 2 ऐसे बना होगा, ठीक है। इस सेक्शन में लिखना होता है कि आपका कौन सा पेज है, कौन सा क्वेश्चन है, और इस सेक्शन में लिखा होता है कौन सा पेज है। सो आपने किस क्वेश्चन को किस पेज पे लिखा है ये आपको यहाँ पे डिटेल भरना पड़ता है हर क्वेश्चन को लिखने के बाद। तो आप उसमें करेंगे क्या, आप पहले ऐसे लिखेंगे और लिखने के बाद उसको भरेंगे, या तो आप पूरा ऐसे लिख देंगे उसके बाद भरेंगे, या बीच बीच में भरेंगे। सो इन एनी केस वो 5 मिनट तो आपका ले ही लेगा। और इसके बाद आप मान के चलिए कि अगर वो बीच में साइन करवाने आते हैं, फ़ोटो खींचने आते हैं वगैरह वगैरह, आईरिस का इंस्पेक्शन भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले में हमने देखा था, प्रोजेक्ट मैनेजर वाले में, कि वो आँखों की पुतलियों को स्कैन कर रहे थे, अंगूठा ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें करने में भी उनको 5 से 10 मिनट चला जाता है। तो मान के चलो कि यहाँ पे 5 मिनट तो ये भी लेकर चला जाएगा। सो आपके 15 मिनट तो टाइम चले गए। इसके बाद आपको हर ऐसे को स्ट्रक्चर करना होता है। अगर आप उसको स्ट्रक्चर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से पॉइंट को पहले मैं लिखूँ, कौन से पॉइंट को बाद में मैं लिखूँ। सो किसी भी ऐसे को लिखने के पहले हमको अपने दिमाग में उसको स्ट्रक्चर करना, कॉपी पे भी उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि मेरा इंट्रो ये रहेगा, और इंट्रो के बाद मैं ये चीज़ लिखने वाला हूँ, और लास्ट में ये पैराग्राफ, फिर ये पैराग्राफ, फिर ये पॉइंट, और लास्ट में ये समरी और ये कंक्लूजन। सो अब बाद में मुझे पता चलता है कि नहीं ये पैराग्राफ तो पहले आना चाहिए, तो मैं उसको रीअरेंज करता हूँ। तो ये सब करने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, हर ऐसे के लिए करना होता है इसको। सो अगर एक में अगर 15 लगते हैं, मान लो आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, अगर 15 मिनट अगर आप लेते हो, तो इसके बाद अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो भी आपको मिनिमम 15 मिनट जाएगा। और 15 मिनट अगर आप एक ऐसे में लेते हो तो 3 ऐसे में आपको 45 मिनट चला जाता है, और ये ऑलरेडी 15 मिनट आपके जा चुके हैं। तो इस हिसाब से देखो तो आपके 60 मिनट आपने गंवा दिए बिना कुछ किए, और इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो 60 मिनट्स आर ऑलरेडी गॉन विदाउट हैविंग any writing on the page for which you are going to get marks. Okay, so now you are having only 120 minutes in your hand. So अभी 120 मिनट में कैसा होगा कि आपको 120 मिनट में आपको 3 ऐसे लिखने हैं, यानी पर ऐसे आपको कितना मिलता है, 40 मिनट का टाइम मिलता है। 40 मिनट का टाइम मिलता है पर ऐसे। सो आप यकीन माने, आप जब भी ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करें तो सारा स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद आप कोशिश करें कि आधे घंटे में एक ऐसे लिख दें, क्योंकि आपको ऐसे लिखने के बाद फिर उसको प्रूफ रीडिंग भी करनी पड़ती है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हुआ, कहीं अंडरलाइनिंग तो बाकी नहीं रह गई, या और कोई चीज़ जिसको मैं ऐड कर सकता था, या ये पैराग्राफ काम नहीं कर रहे तो उसको कट के हटा देना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए भी आपको चाहिए। तो आपको कम से कम मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में आपको अपने ऐसे को 30 से 35 मिनट में
लिख लेना है, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो आपको 2 घंटे ही मिलते हैं, और 2 घंटे जो भी ये 2 घंटे मिलते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि उतने सफिशिएंट है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, अब देखो जो एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अप्रोचेज क्या हो, कौन कौन से अप्रोच हों। अप्रोच, ठीक है, तो हमने बेसिक एक चीज़ देख लिया था कि ऑब्जेक्टिव ऐसे क्या होते हैं और फिलोसॉफिकल ऐसे क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को लिखा जा सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सर्टेन, देखो ऐसा नहीं है कि मुझे जो लगता है वो बहुत ज़्यादा सही है। आपको भी, आप भी तैयारी कर रहे हो, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, अलग अलग कोचिंग संस्थान में जा रहे हो, सो आपको भी एक अलग अलग जगहों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आपको बस सॉर्ट आउट करना है कि इनमें से कौन सी बात सही है, और इन चीज़ों को बार बार सुनने के बाद ना पता चल जाता है कि हाँ ये बात सही होगी, ये बात गलत होगी। आइए देखते हैं अप्रोचेस के बारे में। सबसे पहला जो अप्रोच मुझे लगता है जो कि होना चाहिए, वो है कि जीएस अप्रोच। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब तो पुरानी बातें होंगी, लेकिन ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। ठीक है, जीएस अप्रोच। जीएस अप्रोच कैसा होता है, ये ना मैश की तरह होता है, मकड़ी का जाला देखे हो ना। वो मकड़ी के जाला में कैसा होता है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एवरी थिंग इज इंटरकनेक्टेड। ना वो ये जो स्ट्रैंड्स हैं, बड़े वाले स्ट्रैंड्स, ये क्या है, मान लो कोई टॉपिक दिया गया, खास करके ऑब्जेक्टिव में ये जीएस अप्रोच काम करता है सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेसिस। सब फिलोसफिकल में भी काम करेगा, अगर आप उसकी अंडरलाइंग जो उसकी मीनिंग है उसको समझ लो तो उसमें भी काम करेगा, बट अभी मैं इन जनरल बता रहा हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफिकल दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फिलोसफिकल में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, आपको पता नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, आपने कभी लिखा नहीं होगा इसलिए। जो लोग लिखे हैं ऑलरेडी उनको पता है कि आप जीएस का यूज़ कर सकते हो, उसमें आप डेटा यूज़ कर सकते हो वहाँ का। तो देखो, अगर ये मान लो पॉलिटिकल सेक्शन है, पॉलिटी है, यहाँ पे इकोनॉमी है कि नहीं, इकोनॉमी है यहाँ पे, मान लो इकोनॉमी के बाद यहाँ हिस्ट्री है, और यहाँ पे ज्योग्राफी है, इसके अलावा यहाँ सोसाइटी है। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टॉपिक मिले और जिसका कोई पॉलिटिकल एंगल ना हो, इकोनॉमिकल एंगल ना हो, हिस्टोरिकल ना हो, जियोग्राफिकल ना हो। जियोग्राफिकल में फिर एनवायरनमेंट भी आ जाता है कि नहीं। सोसाइटल एंगल ना हो, सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ पे क्या, वेमेन पे क्या, चिल्ड्रन पे क्या, ट्रांसजेंडर्स पे क्या, माइनॉरिटीज़ पे क्या, एल्डरलीज पे क्या। सो ये सारी चीज़ों को आप इसमें समराइज़ कर सकते हो जीएस अप्रोच में। किसी भी आप अगर ऐसे लिखने जाते हो तो आप किसी भी उस ऐसे के टॉपिक को इन सारे डायमेंशन में सोच के देखो, और जनरली मार्क्स मिलते हैं, हमेशा से मिलते रहे ट्रेडिशनली। हाँ, ये हो सकता है कि कोई कहे कि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट ठीक है, नहीं है तो ये सेफेस्ट मोड है। ठीक है, दूसरा जो हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से कि आप ऑप्शनल के रास्ते से भी जा सकते हो, ऑप्शनल के अप्रोच से भी जा सकते हो। इसमें आपका कोई भी ऑप्शनल हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये काम करता है केवल जिनका ह्यूमैनिटी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ह्यूमैनिटी ऑप्शनल जिनका है उनको, उनके लिए काम करे, जैसे हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या एंथ्रो है, ठीक है, या जो भी मतलब पॉलिटिकल साइंस है। सो इसमें आपको कहीं ना कहीं दिए गए उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा और आप उसके हिसाब से जा सकते हो। एक इसमें स्पेसिफिकली आता है हिस्टोरिकल, क्योंकि आप क्या करते हो ना, हिस्टोरिकल में आप क्रोनोलॉजिकल लिखते हो, आप सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी के हिसाब से लिखते हो। आपको एक ऐसे दिया गया लिखने के लिए, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे कि सबसे पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंक्लूड करोगे। ठीक है, तो ये एक वे होता है लिखने का। एक जो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा लगता है वो है केस स्टडी अप्रोच। केस स्टडी अप्रोच, केस स्टडी अप्रोच में क्या करते हैं कि किसी एक केस को, किसी एक इंसिडेंस को, किसी एक इंसान की लाइफ को लेते हैं, और जो भी टॉपिक दिया होता है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या डायमेंशंस हो सकते हैं उस इंसान की लाइफ में, उन सारी चीज़ों को लिखते हैं। उस एक घटना को एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़ों को लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
इंडिया को सुपर पावर, या अगर मान लो देता है कि सॉफ्ट पावर, इंडिया है सॉफ्ट पावर, सो कोई एक इंसिडेंस पकड़ेंगे और उसको हम बताना, जैसे मान लो कि कल्चर ऑफ इंडिया को पकड़ लो और इंडियन कल्चर को ही पूरा एक्सप्लेन कर दो कि कैसे इंडिया को वो सॉफ्ट पावर बना सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को कि इज सॉफ्ट पावर इज ए रियल पावर, सो इज हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, अगर मान लो अगर देता है ऐसा ऑब्जेक्टिव में, तो एक एक अलग अलग टॉपिक्स को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि केस स्टडी अप्रोच से भी हम कैसे जा सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल स्टैंडर्ड गिवन जो ऐसे हैं उनको देखना है और उसमें से आपको एक्स्ट्रा, बाकी उसको तो एक्सप्लेन तो हम कर ही लेंगे कि भाई इसमें ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अभी तक जो बताया गया वो चीज़ आपको समझ में आई। सो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें हमने बात की कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके अलावा हमने देखा कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका नेचर क्या हो सकता है और किस तरह के अप्रोचेज़ हमें लेने चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है जिसको हम आगे के क्लास में कवर करेंगे, वो ये कि हमको स्ट्रक्चर कैसे करना है ऐसे को, ठीक है। अगर आप देखें स्ट्रक्चरिंग, सो स्ट्रक्चरिंग कैसे करें इसको समझना होगा। तो स्ट्रक्चरिंग जब करेंगे तो इसी के अंदर में आएगा कि इंट्रो कैसे लिखना है, इसी में आएगा कि बॉडी कैसे लिखना है, बॉडी में फिर क्या क्या पार्ट आ सकता है, फिर समरी क्या लिखना है आपको, समरी के बाद फिर आप इसमें जो कंक्लूज़न लिखोगे या जो वे फॉरवर्ड लिखोगे, बेसिकली लास्ट जो वे फॉरवर्ड जो लिखोगे, तो ये कैसे लिखोगे, ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये जब टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे स्ट्रक्चरिंग का, इंट्रो, बॉडी, समरी, वे फॉरवर्ड, ये जो कैसे लिखे जाते हैं, इनको कैसे क्लब करते हैं, कुछ रियल एग्जांपल्स आपको दिखाए जाएंगे कि देखो ये एग्जांपल्स हैं जो हमने कभी जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, या जो हमारे जो टॉपर्स हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है यूपीएससी में, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, सो उनकी लिखी हुई कॉपीज़ भी जो जनरली नेट पे उपलब्ध नहीं है, और उन सारी चीज़ों को भी आपके सामने रखा जाएगा कि आप देखें, उसको देख के और सीखें कि कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक की गई हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, और कैसे पैराग्राफ्स को रीअरेंज किया गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। सो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।